आज हम लोग अकाउंटिंग 11th थर्ड चैप्टर थर्ड थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें करेंगे। देखो, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम बातें करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज एज गाइड टू एक्शन a settled ground और basis of conduct और practice। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जनरल रूल है जो कि ऑप्ट किया जाता है या प्रपोज किया जाता है एक गाइडलाइंस की तरह, जो कि अकाउंटिंग कैसे किया जाए, आखिरकार अकाउंटिंग प्रैक्टिस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट। जिस रूल के अंदर, जिस फ्रेमवर्क के अंदर आपका अकाउंटिंग ऑपरेट होता है उसे हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जबकि इस रूल के एप्लीकेशन से जो आउटकम आता है उसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज और प्रिंसिपल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फीचर के बारे में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या सब फीचर होता है, यानी फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम लोग फीचर के बारे में बात करेंगे। तो फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट पहला होगा मैन मेड। अकाउंटिंग फीचर प्रैक्टिकल बेस होता है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिकल बेस होता है, इसलिए इसके फीचर में पहला होता है मैन मेड, यानी कि हम प्रैक्टिस के बेसिस पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते हैं। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, यानी इसमें रिजिडिटी नहीं होती है, जहाँ जो जरूरत है उसके हिसाब से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है, यानी हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ऐसी सिस्टम है। तीसरा है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब कि जनरली लोग इसको ना एक्सेप्ट करें, माने कि ये अकाउंटिंग फीचर्स हम एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी चीज जनरली एक्सेप्टेड कब होगा? जब वो रिलीवेंस हो, जब उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो और जब वो फीजेबल हो। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग अजम्पशंस दोनों एक ही बात होती है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम तीन करते हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और इसे ही अजम्पशंस भी आप बोल सकते हैं। अजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन, इसी तरह एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल अजम्पशंस। यानी कि कॉन्सेप्ट तीन तरह का होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस और एक्रूअल अजम्पशंस। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी फॉर्म जो हमने बनाया है या जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी, और इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अजम्पशंस बताता है कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम, कोई भी अकाउंटिंग का जो चीज मतलब लॉ है, रूल्स है, अगर आपने एक बार उसको सेलेक्ट कर लिया और ऑप्ट कर लिया तो इट्स कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल वही चलता रहेगा। अगला है एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल अजम्पशंस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने आपको माल बेचा, उधार में बेचा, तो जब कैश आएगा तब नहीं सेल्स मानेंगे या तब प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं होगी। हमने आपको बेच दिया, चाहे उधार में बेचा, चाहे ऑन कैश बेचा, चाहे क्रेडिट में बिकी, चाहे कैश में बिकी, हमने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया और इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अजम्पशंस के बाद दूसरा पार्ट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में पहला हो गया अकाउंटिंग इंटिटी और बिजनेस इंटिटी, यानी कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन
बोथ हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी बिजनेस को हम बिल्कुल बिजनेसमैन से अलग एंटिटी मान के चलते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ होता नहीं है, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, और जो ओनर्स इक्विटी होता है, ओनर्स कंट्रीब्यूशंस होता है, उसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो बिजनेस के लिए लोन हो, बिजनेस का वो क्रेडिटर हो, उसके कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं और वो जितना ड्राइंग्स लेता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, लॉस माइनस होता है। यानी कि हम एंटिटी अलग अलग, बिजनेस और बिजनेसमैन की एंटिटी अलग अलग है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हम सिर्फ उसी चीज को, उसी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में इंटर करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। यानी दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि मनी इज कॉमन डिनोमिनेटर। मनी एक डिनोमिनेटर है, इसकी एंट्री अकाउंटिंग में होगी या नहीं होगी। अगर मनी में उसकी वैल्यूएशन हो सकती है तो उसकी अकाउंटिंग में एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी अकाउंटिंग में एंट्री नहीं होगी। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ का होता है। देखो वैसे तो जो ईयर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल को शुरू होकर नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को खत्म होता है। हमारे यहाँ जनरली अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर होता है। मैं ये नहीं बोला कि हमेशा, जनरली 12 मंथ का वो पीरियड जिसमें हम लोग बिजनेस के बुक्स को क्लोज करते हैं। 12th मंथ का वो समय, 12 महीने का वो समय जहां पर जाके हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आपको अकाउंटिंग में आपने कौन कौन सी प्रिंसिपल यूज करी, कौन कौन सी अजम्पशंस को आपने कॉन्सेप्ट को मानी है, ये सारे फुटनोट की तरह दिखाना होता है। और कोई भी बातें जो मटेरियल चीजें हो उसको छुपानी नहीं होती है, इसी को बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब मेटेरियलिटी, अब देखो इसका मतलब है कि आप जो इंफॉर्मेशन है देते हैं वो इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है या नहीं करता है। यानी कोई इन्वेस्टर को प्रोवोक करता है इन्वेस्ट करने के लिए, या क्रेडिटर को प्रोवोक करता है क्रेडिट देने के लिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो कि क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को, किसी को प्रोवोक करता हो, किसी को या तो आश्वासन देता हो कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, इस तरह की, तो वो कोई भी ऐसा चीज आप छुपा नहीं सकते क्योंकि वो मैटर करता है उसके लिए, इसके लिए वो जरूरी है। प्रूडेंस, इसको हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी कि हम हर एक छोटे बड़े लॉसेस के लिए प्रोविजन करते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजन अपने यहाँ नहीं होता। अगला होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। यानी कि हमने जो गुड्स खरीदा उसको इंस्टॉलेशन तक जो खर्चे हुए उस सब को हम इकट्ठा करके उस गुड्स में कैपिटलाइज करके उस गुड्स के कॉस्ट में लिखते हैं, उसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगला होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करते हैं, यही से हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो आपका लॉस हो गया। अगला है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। हम अकाउंटिंग को डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में लिखते हैं, यानी किसी भी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट हम दो एस्पेक्ट्स में लिखते हैं। अगला है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल में हम कैसे कितना रिकॉग्नाइज करें, रेवेन्यू कितने कॉस्ट लगा और कितना हम बेनिफिट लेके उसके प्राइस कितने रखें, कितने पैसे आएंगे हमें, ये सारी चीजें रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का पार्ट है। अगला है वेरिफिएबल प्रिंसिपल। आप अकाउंटिंग में जो भी एंट्री लिखेंगे वो सब का सब वेरिफिएबल होना चाहिए, यानी उस सब के पीछे एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस हुई है, का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं।
अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें तो गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क, ये आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। इसकी ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करना, जिसके से आप यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे और कंसिस्टेंसी होगी। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट और लॉ के बारे में आपको पता चलता है। ये मैंडेटरी इन नेचर होता है, अनिवार्य है। अगर ये है तो है, करना है तो करना है, ये रूल है। और है मेड इन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम इसको, ये कम और ज़्यादा हो सकती है, इसमें रिजिडिटी नहीं होती है। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला होता है कि डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को ये मिनिमाइज करता है। चूंकि हमारे पास बहुत सारे पॉलिसीज हैं तो सब अलग अलग पॉलिसी मानेगा तो हम कंपेरेबिलिटी का अभाव हो जाएगा, इसलिए ये जरूरी है कि वो इसको मिनिमाइज करता है। अगला है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। चूंकि एक तरह की अकाउंटिंग सब बनाएगा तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटर होगी। कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है और ये इनहेंस करता है रिलायबिलिटी को, सब विश्वसनीयता इससे बढ़ती है। अब हम यूटिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये एक नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्मिलिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि कॉन्फिडेंस हो, और अकाउंटेंट और ऑडिटर्स को ये हेल्प करता है। अब हम अगले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।